हेलो नमस्ते। कैसे हैं सब? आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। तो लास्ट लेक्चर नंबर 9 में हमने डायमेंशन पार्ट 1 परफॉर्म कर लिया था और इस लेक्चर में हम डायमेंशन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में डायमेंशन का इंट्रोडक्शन ये पढ़ लिया था। जिन्होंने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले लास्ट लेक्चर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि हम डायमेंशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला मैकेनिक्स, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो मैकेनिक्स में क्या होता है? मैकेनिक्स में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करते हैं। कौन कौन सी? मास, लेंथ एंड टाइम। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट इन मोशन की स्टडी करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसकी स्टडी करते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो क्या क्या क्वांटिटीज़ बनती हैं? डिस्प्लेसमेंट बनती है, वेलोसिटी बनती है, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी। तो ये सब क्वांटिटीज़ बनती हैं। तो आज के लेक्चर में हम मैकेनिक्स की डायमेंशन को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में मास, लेंथ, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर भी आता है। और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में क्या होता है? मास, लेंथ, टाइम के साथ साथ करंट भी आती है। लेकिन आज के लेक्चर में हम मैकेनिक्स के पार्ट को ही आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में इतनी डायमेंशन आपने पढ़ ली थी। तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एक बात कही थी, आपको 3 डायमेंशन याद करनी है। एक तो एक्सेलरेशन की क्या होती है? LT-2। याद रखिए एक्सेलरेशन की LT-2। फिर फोर्स की M1L1T-2। फोर्स की M1L1T-2 दो हो गई। तीसरी वर्क की होती है M1L2T-2। बस आपको 3 डायमेंशन ही याद रखनी है। वर्क की M1L2T-2। अच्छा, वर्क की यूनिट होती है जूल। तो एनर्जी की यूनिट भी होती है जूल। तो वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन होती है M1L1T-2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको पता होगा M1L2T-2। ये जो डायमेंशन होती है ये वर्क की, एनर्जी की, दोनों की कंबाइंड डायमेंशन होती है। अब एनर्जी में चाहे आपके पास आता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोई भी तरह की एनर्जी, बस सरफेस एनर्जी को छोड़कर कोई भी एनर्जी की डायमेंशन ये होती है। कोई भी एनर्जी, जैसे आप कहेंगे सर पावर, विंड एनर्जी यही होती है, सोलर एनर्जी यही होती है। कोई भी एनर्जी आप बात करें, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, तो सभी की डायमेंशन ये होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी यही होती है। कोई भी एनर्जी आ जाए सरफेस एनर्जी को छोड़कर M1L2T-2। ओके, अब हम आज के लेक्चर में इम्पल्स से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ आ जाता हूँ। ओके, तो इम्पल्स क्या होता है? इन क्वांटिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे जब इनका चैप्टर आएंगे। जैसे लॉ ऑफ मोशन में हम इम्पल्स, हमारे पास पूरा टॉपिक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस लेक्चर में हम केवल डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्वांटिटीज़ के बारे में मैं हो सकता है आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि क्या क्वांटिटी क्या होती है। जैसे इम्पल्स क्या होता है? अगर लार्ज फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट फॉर ए स्मॉल टाइम, देन द क्वांटिटी इज नोन एज इम्पल्स। तो इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं आई से डिनोट करते हैं, ऐसे आई से, और कई बुक्स में इसे जे से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। जे से या आई से हम डिनोट करते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो फोर्स का क्या बना? न्यूटन। यहाँ पे हम यूनिट देख रहे हैं, ये देखिए फोर्स की यूनिट क्या बनी? न्यूटन। और टाइम की सेकंड। और आपको पता है न्यूटन की जगह, फोर्स की जगह डायमेंशन क्या लिखेंगे आप? इस न्यूटन की जगह M1L1T-2। तो न्यूटन की जगह मैंने लिख दिया M1L1T-2 और सेकंड की जगह मैंने लिख दिया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, M1L1T-2 आ जाएगा न्यूटन की जगह, और सेकंड की जगह आ जाएगा T1, टाइम है ना ये। ओके, तो यूनिट बन जाएगी M1L1T-2 एंड +1 कितना हो जाएगा? T-1। तो बेसिकली आपको कोई भी डायमेंशन अगर क्रिएट करनी है तो आपको उसके फॉर्मूला पता होना चाहिए।
जैसे न्यूटन इंटू सेकेंड, तो न्यूटन का आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला पता होगा तो आप यूनिट निकाल लेंगे। जैसे फॉर्मूला था फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स का यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की होती है सेकेंड। अब आपने न्यूटन की जगह रख दी डायमेंशन m1 l1 t-2, ये रख दिया आपने, और सेकेंड की जगह आपने डायमेंशन रख दी t1। तो यहाँ से आपने सॉल्व कर लिया, क्या बन गया ये बन गया m1 l1 t-1। तो ये क्लियर हुआ आपको इतना? ओके, तो नेक्स्ट डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। देखिए नेक्स्ट डायमेंशन है लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पर बोल रहा है लीनियर मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास का मतलब होगा मास जो लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो लीनियर मास अगर बोलें एरियल मास, तो मास जो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है। अगर बोलें वॉल्यूम मास, मास डेंसिटी हो जाता है वो तो नॉर्मली, तो मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, एरियल मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन एरिया, और लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे हो जाएगा मास अपॉन लेंथ। मास का क्या होता है केजी यूनिट, और लेंथ की क्या होती है यूनिट मीटर। तो केजी की जगह हम यूज़ करेंगे मास की जगह डायमेंशन m1, और मीटर की जगह हम यूज़ करते हैं L1, और ये इन्वर्स हो जाएगी L-1। ये देखिए मीटर है, अपॉन में है तो इसे लिखेंगे हम L-1। तो डायमेंशन बन गई m1 L-1 या m L-1। क्लियर हो गया डायमेंशन आपको? ओके, अब आप खुद अपने आप बनाइए। देखिए डायमेंशन नेक्स्ट है फोर्स कांस्टेंट। ये देखिए नेक्स्ट डायमेंशन है फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब हम इस स्प्रिंग पर इस डायरेक्शन में, इस स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है जिसका मास m है, और हम इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट आता है, स्प्रिंग में ऐसे खिंचाव आएगा, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो स्प्रिंग में भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये जो फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये बात आपको यहाँ से क्लियर होगी। मैं जितना ज़्यादा खींचूंगा स्प्रिंग को, उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और प्रोपोर्शनल हटता है तो आता है कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी, F अपॉन में x। फोर्स समझ में आया, इसकी वैल्यू होगी F अपॉन में x। ये देखिए यहाँ पर F मतलब फोर्स, अपॉन में x मतलब एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। क्लियर हो आपको ये फॉर्मूला, फोर्स अपॉन में एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो फोर्स का क्या होगी यूनिट न्यूटन, और अपॉन में एक्सटेंशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट किस में, मीटर में। तो ये मीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में है इसलिए हम लिखेंगे इसे मीटर इनवर्स। तो क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर इनवर्स। तो न्यूटन का आपको अब डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे न्यूटन की डायमेंशन हम क्या रखेंगे, m1 l1 t-2। ये देखिए यहाँ पे न्यूटन की जगह हम लिखेंगे m1 l1 t-2, और मीटर इन्वर्स की जगह L-1। तो m1 l1 t-2 मल्टीप्लाई L-1, तो L1 L-1 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप भी बनाओ, ये क्लियर होगी आपको, समझ में आई? देखिए बता देता हूँ, चलो एक बार और आपको मैं, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में अभी डायमेंशन ने स्टार्ट ही करी है, तो अभी आपके कोई डाउट्स नहीं आने चाहिए। m1 l1 t-, ठीक है। और मीटर इन्वर्स ये दिख रहा है आपको, मीटर इन्वर्स की जगह हम लिखेंगे L-1। क्लियर हो गया, L-1 बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है, 1 - 1 कितना हो गया 0। हमारे पास आ जाएगी डायमेंशन m1 l0 t-2, ठीक है। तो अब अपने आप आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम जल्दी चलेंगे अब, m1 l1 t-2, नहीं तो इतनी सारी डायमेंशन करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा अब मैं जल्दी चलूँगा, फिर भी आपको समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट करके पूछते रहना। एक तो ये मक्खी मुझे बहुत परेशान कर रही है। ओके, तो नेक्स्ट डायमेंशन है, फिजिकल क्वांटिटी है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें तब समझ में आएगा जब हम चैप्टर में आएंगे फ्रिक्शन नाम से एक चैप्टर आएगा। तो इसकी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन में हम देखेंगे ये बात कि फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है,
ये भी एक तरह का फोर्स होता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी ज़मीन पर रखते हैं तो नीचे की तरफ उसका वेट लगता है mg। अभी आपको नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं यार, अभी चैप्टर में अच्छी तरह समझ में आएगी। और ये ऊपर जैसे ऑब्जेक्ट पड़ा है तो नीचे की तरफ इसका वेट है, उस वेट का ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगता है जैसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो बेसिकली जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। तो हम जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आता है हमारे पास एक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं म्यू, और ये है इसी म्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो म्यू इक्वल टू जो आर है ये अपॉन में चला जाएगा और ये बन जाएगा एफ बाय आर। तो म्यू इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारे पास? म्यू इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास एफ बाय आर। क्लियर हुआ आपको ये? अब एफ क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और आर क्या है? फोर्स, इसकी यूनिट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये भी न्यूटन होगा, फोर्स है। तो न्यूटन से न्यूटन हो जाएगा कैंसिल आउट। तो जिनकी कोई भी यूनिट नहीं बनती है, मैंने आपको बताया था कि जब भी सेम क्वांटिटी का सेम क्वांटिटी के साथ रेशो लिया जाता है, रेशो हमेशा सेम क्वांटिटीज़ का लिया जाता है, तब आपको कोई भी यूनिट नहीं मिलती है। तो ये जो क्वांटिटी है ये यूनिट लेस है क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है। और जो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है उसकी डायमेंशन भी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, कोई भी इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड नहीं हुई क्योंकि फोर्स से फोर्स, न्यूटन से न्यूटन हो गया कैंसिल आउट। तो इस केस में हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है डैश क्योंकि इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। इसकी जगह हम यूनिट लेस भी लिख सकते हैं और डायमेंशन भी देखो सब m0 l0 t0 होती है। अब हम आगे की क्लासेस में मैंने क्लासीफाई किया हुआ है, जैसे अलग अलग मैंने नोट्स बना रखे हैं जिसमें मैंने क्या किया हुआ है कि यूनिट लेस क्वांटिटी मैंने बहुत सारी लिखी हुई है ताकि अब आपके जो आगे नीट और जेई के आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें होता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़, सॉरी, जिस तरह से हम क्वेश्चन आता है तो उसमें हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन, हैव जीरो डायमेंशन और डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी होती है। तो हम उसे उसमें से हमें देखना होता है और जो डायमेंशन लेस होती है उसमें टिक लगाना होता है। तो हमें ये थोड़ा सा और आगे हम जैसे जैसे लेक्चर चलते रहेंगे हमें समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब आगे बात आती है वर्क की। वर्क की डायमेंशन हमने पढ़ ली है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लास्ट क्लास में देख लिया था। फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, m1 l1 t-2 हो जाएगा न्यूटन का, और मीटर का l1, तो ये बन जाएगी m1 l2 t-2। ये पढ़ लिया था हमने लास्ट क्लास में। अब बात आती है नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे मैकेनिकल हो, सबकी डायमेंशन m1 l2 t-2 होती है और सबकी यूनिट होती है जूल। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जूल। और देखिए मास की यूनिट क्या बनेगी? केजी। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। मास की यूनिट क्या बनेगी? केजी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। हाफ की कोई यूनिट नहीं होती तो मैंने नहीं लिखी। मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर है तो मैं भी स्क्वायर लगा दूंगा। केजी की जगह मैं डायमेंशन क्या रखूँगा? m1, मीटर स्क्वायर की जगह l2 और सेकेंड स्क्वायर है अपॉन में तो इन्वर्स हो जाएगा l t-2, तो m1 l2 t-2। ये देखिए, तो अपनी ये बात हमारी अच्छी तरह से क्लियर होगी कि कोई भी एनर्जी होती है उसकी डायमेंशन m1 l2 t-2 होती है और उसकी यूनिट जूल होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पर हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वांटिटी पढ़ेंगे। जैसे हम ये सारे जो टॉपिक हैं ग्रेविटेशन वाले, हम ग्रेविटेशन चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 8, उसमें हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। बाकी अभी मैं अब अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर PDF नोट्स चेक कर लेना 11th क्लास के, उसमें मैं ग्रेविटेशन के PDF नोट्स भी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, आप चेक करते रहना। और इस चैनल का पूरा बेनिफिट आपको अगर लेना है तो आप क्या प्लेलिस्ट के थ्रू आप सर्फिंग किया करो। जैसे आप प्लेलिस्ट में गए, तो प्लेलिस्ट में जाने पर आपको अलग अलग ऐसे आपको मिल जाएगा कि 11th क्लास फिजिक्स, 12th क्लास फिजिक्स, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ओके। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को पढ़ने से पहले हमें 9th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, या अभी हमने फिजिकल वर्ल्ड के अंदर पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। वहाँ पे हमने देखा था कि ये फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस ऑफ बोथ बॉडी होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम प्रोपोर्शन हटाएंगे तो हमारे पास आएगा कांस्टेंट जी, और ये कांस्टेंट होगा कैपिटल जी। ये देखिए, ये जो कैपिटल जी है इसी हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमें इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी को ले लेंगे सेपरेट और बाकी सारी क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखिए एफ आर स्क्वायर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और M1 M2 आ जाएगा अपॉन में। अब देखिए क्या बनेगी इसकी यूनिट, बताइए। फोर्स की न्यूटन, आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, और M1 M2 की केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह हम क्या लिखेंगे, M1 L1 T-2। मैं फिर से एक बार यूनिट लिख देता हूँ इसकी। देखिए ये बन गई इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, इसकी आ गई यूनिट। अब न्यूटन की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे आप, M1 L1 T-2 पुट करेंगे। मीटर स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे, L2, और केजी स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे, M2। केजी स्क्वायर है तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए केजी स्क्वायर की जगह मैं फिर से करता हूँ M2। अब देखिए M2 है, ये इन्वर्स हो जाएगा M-2, और M+1 हो जाएगा M-1। ये बात क्लियर हुई आपको। L1 और L2 हो जाएगा L3, और ये T-2। तो ये डायमेंशन क्या बन जाएगी, M-1 L3 T-2। तो यहाँ देखिए इसकी डायमेंशन आप M-1 L3 T-2। तो आप कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर बता रहे थे, यहाँ पे तो कुछ अलग है। यहाँ पे इन्होंने न्यूटन को भी ओपन कर दिया। न्यूटन की क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस न्यूटन की जगह भी आप लिख दो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास ये यूनिट आ जाएगी। और डायमेंशन क्लियर हुई आपको M-1 L3 T-2 किसकी डायमेंशन हुई है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये होता है, ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम ई से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। क्या होती है इसकी फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, GMM अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, GMM अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में मास आएगा तो ये अपॉन में एक मास आ गया, मास से मास कैंसिल, मास से मास कैंसिल हो गया, तो क्या बन गई GM अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखिए GM अपॉन आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या बनी, फॉर्मूला बना GM अपॉन आर स्क्वायर। या आप डायरेक्ट देखें फोर्स अपॉन में मास, फोर्स अपॉन में मास। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन बन जाएगी, फोर्स की होती है M1 L1 T-2 अपॉन में मास है तो M आ जाएगा, M से M कैंसिल आउट तो बन जाएगा LT-2। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या बनी, LT-2, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसकी यूनिट, L की बन गई मीटर और T-2 मतलब सेकेंड -2। यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं 4 न्यूटन पर केजी भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है। क्लियर हो रही है बात आपको, ओके। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल या एनर्जी क्या होती है, यूनिट जूल होती है। मैं आपको बताता रहता हूँ शॉर्ट में कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं। एनर्जी की यूनिट जूल और मास की पर केजी, तो जूल पर केजी। ये देखिए इसकी यूनिट जूल पर केजी। तो मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखते रहिए।
हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या बताया मैंने, क्या बताया, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी अपॉन ए मास, एनर्जी का जूल, मास का केजी, जूल पर केजी। अब जूल का कितना हो जाएगा, जूल का हो जाएगा m1l2t-2 अपॉन में केजी, सॉरी m1l2t-2 अपॉन में केजी है, तो m1 से m1 कैंसिल आउट, तो बन जाएगा l2t-2। तो क्या बन जाएगी हमारे पास डायमेंशन l2t-2। क्लियर हो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की l2t-2। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो उसका फॉर्मूला ये होता है -gmm/r। ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम ग्रेविटेशन के अंदर, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूले के बारे में अभी नहीं बताया, मैं आपको केवल इसकी डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, और जूल m1l2t-2 यूनिट डायमेंशन होती है। क्लियर हुआ आपको ये। और पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी अपॉन मास, एनर्जी अपॉन मास किया तो जूल पर केजी, और एनर्जी की जगह m1l2t-2 अपॉन में m1, तो हो जाएगा l2t-2। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी। अब जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो मिनिमम वेलोसिटी होती है। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, तो वो मिनिमम वेलोसिटी होती है एस्केप वेलोसिटी। इसके बारे में भी हम ग्रेविटेशन चैप्टर में ही डिटेल में बात करेंगे। अभी आप ये बात ध्यान रखो कि ये भी क्या है, वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है √2gm/r। लेकिन अगर हम यूनिट की बात करें तो है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी कोई भी हो, यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, मीटर की जगह L1 सेकेंड इनवर्स t-1, तो L1 t-1, ये देखिए इसकी डायमेंशन बन गई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी भी है वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है gm/r, √gm/r। फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे चैप्टर में। और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, मीटर की जगह L1 और सेकेंड इनवर्स की जगह t-1, तो बन गया m0 L1 t-1। नेक्स्ट है प्रेशर। नेक्स्ट डायमेंशन देखिए प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया में लगता है तो हम बोलते हैं उसकी क्वांटिटी बनती है प्रेशर। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का क्या बना, न्यूटन, यहाँ लगता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये डायमेंशन बन गई, ये यूनिट बन गई। और न्यूटन की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे m1 L1 t-2, और मीटर -2 की जगह L-2, तो ये बन जाएगा m1, थोड़ा आप समझिए बेटा, अपने आप करने की कोशिश कीजिए, m1 L-1 t-2। क्लियर हुआ आपको ये, क्लियर हुआ। न्यूटन की जगह क्या रखेंगे, m1 L1 t-2, और मीटर -2 की जगह m1 L-1 t-2। क्लियर हुआ आपको ये, ओके। तो नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, जैसे अभी मेरे पास एक पेन है और मैं इसको खींचता हूँ, तो अभी ये 10 सेंटीमीटर का था और खींचने के बाद हो गया 12 सेंटीमीटर का, तो लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, 2 सेंटीमीटर। तो स्ट्रेन होता है रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अभी आप ये समझिए, लेंथ एक डायमेंशन है, तो हम कह सकते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन में इनिशियल डायमेंशन। तो अगर हम बात करें चेंज इन लेंथ, तो लेंथ भी किस में होती है, मीटर में, अपॉन इनिशियल लेंथ, तो मीटर से मीटर कट गया, क्योंकि ये भी रेशो है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन एक रेशो है किसका, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब चेंज इन लेंथ ऊपर रख दीजिए अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ से लेंथ, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, और कोई यूनिट नहीं है जिसकी यूनिट लेस होता है, वो डायमेंशन लेस भी होता है, m0 L0 t0। क्लियर हुआ आपको ये, ओके। तो नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसकी फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन, प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन और यूनिट सेम होती है। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ
अपॉन इनिशियल, क्योंकि अपॉन में मैंने तो अपॉन से स्टार्ट किया, अपॉन इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेन की जगह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, हमें केवल स्ट्रेस के बारे में यूनिट लिखनी है। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह m1 L1 T-2, मीटर -2 की जगह L-2, तो बन जाएगा m1 L-1 T-2। तो आज के लेक्चर में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की डायमेंशन परफॉर्म करेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स की डायमेंशन, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की डायमेंशन। तो 2-3 दिन का और है, उसके बाद हम डायमेंशन पर न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, फिर एरर इन मेजरमेंट पढ़ना है, बहुत लंबा चैप्टर है। ओके, तो आज के लिए केवल इतना ही बच्चों, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।